3। गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। जनरली हमारा चल रहा था मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य के तहत हम लोगों ने पढ़ लिया था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश में दोस्तों हमने अशोक के कलिंग युद्ध अभिलेख के बारे में पढ़े थे। लेकिन लास्ट टाइम मैंने कमेंट पढ़ा तो एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, सर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय जानने के पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया, वंश का क्या नाम था, राजा का क्या नाम था, काल क्या था, किस काल में बनाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले जाने कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश में, तो गुप्त वंश में। किस राजा के द्वारा, तो राजा के द्वारा दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय में आखिर महत्वपूर्ण सुविधाएं क्या थी, किस प्रकार का विश्वविद्यालय था। तो दूसरा जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण फीचर। फिर दोस्तों जाने कि जब नालंदा विश्वविद्यालय इतना महत्वपूर्ण था तो आखिर नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे जला दिया गया था। आप दोस्तों देखोगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। लगभग कहा जाता है, इसके बारे में इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, हालांकि बोला जाता है लगभग 90 लाख के आसपास किताबें और पांडुलिपियां थी, जिनको आग लगा देने के बाद लगभग 6 महीना तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। तो आखिर हम लोग आज देखने का कोशिश करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय बना कैसे, इसके महत्वपूर्ण फीचर क्या थे, क्या क्या सुविधाएं थी, कौन कौन शिक्षक थे, और अंततः दोस्तों देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण फीचर में देखेंगे दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय इतना महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय दोस्तों कि अभी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। समझिए कि यूनाइटेड नेशन के तरफ से इसको फंड मिलता है, प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक विरासत, हेरिटेज के रूप में इसको संरक्षण मिलता है और यूनेस्को से इसको फंडिंग आता है। 2016 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। अभी ये दोस्तों नालंदा में, जो पटना से लगभग 100 किलोमीटर के दूरी पे है, बिहार की राजधानी पटना से, और नालंदा में है दोस्तों। देखिए दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट मई 2016 में डाला गया। क्यों इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे पहला आवासीय विद्यालय कौन है, नालंदा। आप देखो कि यहाँ पर रेसिडेंशियल फैसिलिटी था, लोग बाहर से आके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। दोस्तों आप देखोगे कि लोग बाहर से आके प्राचीन काल में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जैसे आज दोस्तों मैं जनरली मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो मैं मान ले दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, जेएनयू यूनिवर्सिटी चला गया, जामिया मिलिया इस्लामिया चला गया, बीएचयू चला गया, या फिर मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आ गए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो वो एंशियंट का बात है। आज तो आधुनिक काल में आवासीय सुविधा है। सोचिए कि प्राचीन काल में लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास उतना संसाधन नहीं था, लेकिन उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं थी। देखोगे दोस्तों कि विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय कौन है, तो नालंदा। इसमें दोस्तों लगभग 10,000 के आसपास स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट के रहने का जगह था दोस्तों। और देखोगे लगभग 2,000 के आसपास शिक्षक थे दोस्तों यहाँ। और इसमें कम से कम कहा जाता कि 3,000 से ज्यादा कमरे थे, 300 से ज्यादा कमरे थे, और 7 मंजिला दोस्तों लाइब्रेरी था। तो अंदाजा लगा लो दोस्तों कि प्राचीन काल का हम लोग बात करें, किसी प्राचीन काल में लोग यहां पर आके रहते थे, उन लोगों को रहने का व्यवस्था था, किताबें की व्यवस्था था, पढ़ने का हर तरह की सुविधाएं थी, लाइब्रेरी थी। आप देखोगे जैसे तिब्बत से, आपका मंगोलिया से, चीन से, नेपाल से, बर्मा से, बहुत दूर दूर से दोस्तों यहाँ पर लोग
पढ़ाई करने के लिए आते थे। इसी में आप देखोगे जैसे हेनसंग हर्षवर्धन के काल में दोस्तों यहाँ पर आया था। लगभग नालंदा विश्वविद्यालय में वो 5 साल तक पढ़ाई किया था। 15 साल यहाँ पर भारत में रहा, जिसमें 5 साल नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। पीएचडी कर रहा था दोस्तों, रिसर्च कर रहा था बौद्ध ग्रंथ पे। और उस समय जब रिसर्च कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस समय कुलपति थे शीलभद्र। तो सोचो दोस्तों कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रहे हैं। आगे आप देखोगे आर्यभट्ट भी यहाँ शिक्षक रहे हैं दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में, जिन्होंने जीरो का खोज किया, दशमलव का खोज किया, बीज गणित का खोज किया, ज्यामिति का, त्रिकोणमिति का, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य और आपका पृथ्वी की दूरी एग्जैक्ट किसने बताया? तो आर्यभट्ट ने। तो सोचो कि दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय था। इसका फीचर हम लोग देख लिए। अब दोस्तों इसको दोस्तों थोड़ा हम लोग डिलीट करते हैं। आगे के स्लाइड में दोस्तों देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्माण कब हुआ दोस्तों? गुप्त काल में। इसके द्वारा कुमारगुप्त का दूसरा नाम शक्रद्वितीय भी था। हर्षवर्धन के काल में इसमें बताया गया, हर्षवर्धन के काल में बहुत पॉपुलर हो गया था। हर्षवर्धन के काल में, बाद के दिनों में देखो पाल वंश के काल में नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत ज्यादा संरक्षण मिला था। हालांकि गुप्त काल में ही बहुत फेमस था। इत्सिंग इसके बारे में दोस्तों बताया 771 ईस्वी में इत्सिंग भी यहाँ पर आया था। इत्सिंग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आया था, सुमात्रा होते हुए, श्रीलंका, मलाया होते हुए इंडिया आया था। लेकिन इंडिया में भी बौद्ध धर्म ग्रंथ पे उसने इत्सिंग में भी रिसर्च किया था। तो इससे उसने बताया था दोस्तों कि लगभग 2000 छात्र निवास करते और 2000 गांव से इसके पास भरण पोषण होता है दोस्तों। मतलब 200 गांव से धन मिलता है, जिसके आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय चलता है। इसमें देखो चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, अन्य बाहर से दोस्त लोग आके यहाँ पर पढ़ाई करते थे। उसी में 2 का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक हेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में, और दूसरा इत्सिंग दोस्तों। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और शिक्षक के रूप में आप दोस्तों देख सकते हो आर्यभट्ट, उसके बाद धर्मपति को भी आप देखोगे दोस्तों। आर्यभट्ट यहाँ शिक्षक रहे थे दोस्तों। आर्यभट्ट 476 से लेके 550 आप देखो कि, और धर्मकीर्ति 2 शिक्षक रहे थे। वही आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का, दशमलव का, पाई का, सूर्य चंद्रमा का दूरी का, सूर्य और पृथ्वी का दूरी का सही आकलन किया था। तो आगे दोस्तों देखेंगे। हाँ, इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक मठ का निर्माण किया था। वो कहीं ना कहीं इसको संरक्षण देने के लिए काम किया था दोस्तों। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो मठ में रहते थे, तो बौद्ध भिक्षु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिसर का निर्माण करवाया था। अब देखो दोस्तों कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय इतना इंपॉर्टेंट था, तो पतन कैसे हुआ? पतन के बारे में दोस्तों बख्तियार खिलजी, जो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बाद में दोस्तों आप देखोगे शुरू में कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था, लेकिन बाद में अच्छा पद न मिलने के कारण इसने एक गौर का शासक, गौर का सेनापति बना था। शुरू में दोस्तों बख्तियार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जब पढ़े वो दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों देखते हैं कि गुलाम वंश के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे होता है। तो शुरू में दोस्तों बख्तियार खिलजी इसका सेनापति होता है, लेकिन पद अच्छे न मिलने के कारण वापस चला जाता है। और बाद में गौर जो अफगान तुर्क अफगान आप कह लो, जो तुर्क अफगान का एक शासक होता है गौर एक क्षेत्र है और शासक का नाम गौर है। इसी का जनरल सेनापति होता है जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में आता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। तो आप दोस्तों देखोगे एक चित्र के माध्यम से दोस्तों देख सकते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय लगभग कहा जाता है कि 90 लाख किताबें थी और लगभग 6 महीना तक जलता रहा। कुछ इतिहासकार का कहना था कि 20 से 25 लाख किताबें थी और 3 महीना तक जलता रहा। मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारा इसके पास किताबें थी दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों जब इसका नालंदा विश्वविद्यालय का जब पतन हो जाता है तो खंडहर के रूप में बदल जाता है, पुरातात्विक रूप में बदल जाता है। किसी को ध्यान नहीं होता कि नालंदा विश्वविद्यालय भी कहीं रहा होगा।
लेकिन आप देखो कि 1812 में फ्रांसिस बुकनम दोबारा खोजता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, विजयनगर का साम्राज्य का खोज हुआ था हड़प्पा में, जैसे दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया। फिर आप देखो कनिंघम जैसे वहां पर देखोगे मैकेंजी के द्वारा विजयनगर का खोज हुआ था। फिर बाद में दोस्तों देखोगे जैसे फ्रांसिस बुकानन किसके नालंदा विश्वविद्यालय को खोजा। बाद में लगा कि ये बहुत ही सांस्कृतिक हेरिटेज के रूप में, कल्चर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बाद में आप देखो कि संरक्षण इसको मिलता है दोस्तों। 1861 में कनिंघम द्वारा इसको मान्यता प्राप्त मिलता और इसको बाद में रिकमेंडेशन मिलता, जिसके आधार पर यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। आप देखोगे दोस्तों कि यही आर्यभट्ट जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तो आप देखोगे सूर्य और चंद्रमा की दूरी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी, बीजगणित, त्रिकोणमिति, बहुत सारे ज्यामिति वगैरह, पाई का वैल्यू, दशमलव का वैल्यू किया, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे इनके बारे में, पाई का वैल्यू। अब थोड़ा सा हम लोग देखना चाहते हैं कि स्लाइड में अब देखो पृथ्वी गोल है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया, शून्य का खोज, दशमलव का, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, खगोल, बीजगणित, सूर्य और चारों। सूर्य जो है कि पहले क्या था, पहले का संकल्पना था कि पृथ्वी स्थिर और सूर्य चारों ओर घूम रही, लेकिन जबकि आर्यभट्ट ने पहले बताया कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो ये भी बहुत बड़ा खोज था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जैक्ट दूरी बताया था कि 15 करोड़ है पृथ्वी और सूर्य के, और चंद्रमा और पृथ्वी के दूरी के बारे में 3.8 लाख आर्यभट्ट ने ही बताया था। एक सूत्र आर्यभट्टीय सिद्धांत आप पढ़ोगे दोस्तों, जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं कि आखिर इतना महत्वपूर्ण है, तो स्लाइड के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। हाँ, देखेंगे कि सबसे क्या बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों आप देखो कि विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर बाहर से स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पर रहने का व्यवस्था, हॉस्टल है, खाना पीना, किताब कॉपी, लाइब्रेरी, हर प्रकार का सुविधा है। इस समय विश्व में किसी के पास, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। और आप देखोगे लगभग 10,000 स्टूडेंट थे यहाँ पे दोस्तों, 2,000 शिक्षक थे जिनमें आर्यभट्ट का नाम लिया, फिर धर्मकृति का नाम लिया। शिक्षक के बाद आप देखोगे स्टूडेंट के तहत आप हेनसन को याद रख सकते हो, इत्सिंग को याद रख सकते हो। आगे थोड़ा सा देखेंगे, लगभग 90 लाख किताबें थी दोस्तों और पांडुलिपियां थी। 7 मंजिला आप देखो कि लाइब्रेरी बना हुआ था, 300 से ज्यादा कमरे थे। तो कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसमें हम लोग देख लिए कि शिक्षक के रूप में आप देखो कि आर्यभट्ट के बारे में देखें। अब थोड़ा सा आप देख सकते हो, जैसे आप हेनसन का बात करोगे दोस्तों, तो हेनसन लगभग 629 से 645 के बीच में 15 साल के लिए भारत में रहा। 15 साल के लिए भारत में रहा, बौद्ध ग्रंथ पर दोस्तों रिसर्च कर रहा था, और बौद्ध ग्रंथ पे लगभग 5 साल तक रिसर्च किया था। 5 साल नालंदा में टाइम बिताया था। ऐसे तो टोटल 10 साल भारत में रहा, लेकिन 5 साल नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, एक तरह से पीएचडी कर रहा था। और उस समय इनके कुलपति कौन थे, शीलभद्र दोस्तों, जो योग के गुरु भी थे, योग गुरु भी कह सकते हो। जिस तरह पतंजलि योग गुरु थे, उसी प्रकार कहोगे कि शीलभद्र योग के बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, और उन्हीं के अंडर में रह के पीएचडी का पढ़ाई किए थे हेनसांग, जो कब आए थे, हर्षवर्धन के काल में आए थे। 629 से लेकर 645 का दौर रहा है, 15 साल में, 5 साल में यहाँ दोस्तों पढ़ाई की। फिर आगे दोस्तों इसी पॉइंट में आप देखोगे इत्सिंग दोस्तों, इत्सिंग के बारे में भी आप देखना चाहोगे तो दूसरा सवाल पूछता है कि इत्सिंग भी आया था दोस्तों। इत्सिंग लगभग 671 ईस्वी में भारत आया था, ये भी नालंदा विश्वविद्यालय में गया था दोस्तों। और आप देखोगे डायरेक्ट भारत नहीं आया था, श्रीलंका मलाया होते हुए रास्ते से भारत आया था। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों नालंदा से। अब देखें कि लास्ट में अंत में कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ, तो थोड़ा सा बख्तियार खिलजी का इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों देख लेते हैं, जिसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आप देखो कि इसके बारे में नालंदा विश्वविद्यालय का जो जला दिया गया था उसके बारे में आप देखोगे मिनहाज उल सिराज, इसके बारे में भी जिक्र है नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ। और एक और बुक है तारकनाथ, जो तिब्बत के राइटर है, इन्होंने भी जिक्र किया है कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, कितनी सारी किताबें थी, कितनी सारे फैसिलिटी थी, कितने सारे शिक्षक थे। तो आप दो बुक में देखोगे तारकनाथ का और एक देखोगे आप मिनहाज उल सिराज, दो बुक है जिससे पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जनरली दोस्तों ये जलाया था 1199 के आसपास। इसमें बोला गया कि आखिर बख्तियार खिलजी कौन था, तो देखोगे तुर्क अफगान था, जो किसका सेनापति था, तो देखोगे गौर का शासक था, गौर उसका सेनापति था, एक जनरल था। जबकि इसके पहले क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, लेकिन अच्छे पोस्ट न मिलने के कारण त्याग दिया था। तो इसका पीरियड देखोगे दोस्तों बख्तियार खिलजी का, तो 1197 से लेकर 1206 तक है। और इस दौरान जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाता है तो 1199 एडी में जलाता है। दोस्तों यहां से सवाल पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, तो बख्तियार खिलजी ने। कब जलाया, तो 1199 ईस्वी में। किसका? लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन को हरा के बख्तियार खिलजी बंगाल को जीता था। तो यहां से सवाल पूछेगा बंगाल और बिहार को जीतने वाला सबसे पहला शासक, तो बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों देखो बख्तियार, अब सवाल था कि क्या सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तो नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने से पहले आप देखोगे उदंतपुरी दोस्तों गोपाल, आप देखोगे पाल वंश का बंगाल में संस्थापक कौन है, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जिसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। गोपाल का पीरियड देखोगे दोस्तों तो 750 से लेकर 770 ईस्वी। तो उदंतपुरी को भी नष्ट किया था। फिर विक्रमशिला को भी नष्ट किया था। विक्रमशिला को किसने बनवाया था, धर्मपाल। ये भी किस वंश का था, तो पाल वंश का ही था बंगाल में। इसका पीरियड दोस्तों 783 से लेके 820 ईस्वी तक रहा। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी जलाया, जिसका स्थापना गोपाल ने किया। विक्रमशिला को भी जलाया, जिसका धर्मपाल ने किया। और अंततः नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जिसको किसने बनाया था, कुमारगुप्त, जिसका स्थापना किया था। तो दोस्तों इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है नालंदा विश्वविद्यालय से। बाकी अगर दोस्तों किसी प्रकार का अगर आप चाहते हो कि सर इसमें आपको सुधार करने हैं, तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।